Imagine two people standing at India's border with Bangladesh. One enjoys full citizenship rights while the other is labeled as an illegal migrant with limited protection. बस एक कागज तय करता है कि कौन वोट कर सकता है, जमीन का मालिक बन सकता है और संवैधानिक सुरक्षा पा सकता है। यही पतली सी रेखा पॉलिटिकल पावर्स, फंडामेंटल राइट्स और हमारी नेशनल आइडेंटिटी को शेप करती है। क्या है वो है सिटीजनशिप। कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है, ये कैसे डिफाइन किया जाता है। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस बारे में बात करता है, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू पार्ट 38 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सिटीजनशिप का चैप्टर। सिटीजनशिप के ऊपर ये हमारा पहला पार्ट होने जा रहा है। So these are the topics which we are going to discuss, which we are going to cover in this video. सबसे पहले हम मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप देखेंगे, राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो सिटीजन्स को मिलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए सिटीजनशिप से रिगार्डिंग क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम डिस्कस करेंगे और हम कंपेयर करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप जो दिए गए हैं पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम देखना शुरू करेंगे, जिसके तहत हम आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 इन सारे आर्टिकल्स को कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है सिटीजनशिप से, जिसके अंदर आपको आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक मिल जाता है। किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम देख सकते हैं। पहला जो पार्ट है उसको हम सिटीजन्स कहेंगे एंड दूसरा जो पार्ट है पॉपुलेशन का उसको हम नॉन सिटीजन्स कहेंगे। ठीक है, हमारे देश में कुछ जो लोग हैं वो नागरिक हैं और कुछ जो लोग हैं वो नागरिक नहीं है, यानी वो दूसरे देश से यहाँ पे आए हैं या तो घूमने फिरने के लिए या किसी काम के सिलसिले में। ओके, किसी भी देश की पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड करके हमें देखना होता है। जो सिटीजन्स हैं वो फुल पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स एंजॉय करते हैं हमारे देश का, एंड जो नॉन सिटीजन्स हैं वो फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय नहीं करते हैं। वो अपने देश में जब रहेंगे तब फुल पॉलिटिकल एंड सिविल राइट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। भारतीय संविधान जो है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजन्स वर्सेस एलियन। यहाँ पे एलियन का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि दूसरे ग्रह से आया हुआ कोई चीज। ओके, यहाँ पे एलियन का मतलब है दूसरे कंट्री से आया हुआ कोई इंसान जो अभी हमारे देश में रह रहा है। विद रिस्पेक्ट टू अवर कंट्री वो क्या कहलाएगा, एलियन सिटीजन या फिर नॉन सिटीजन। ओके, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट जो है, यहाँ पे स्टेट वर्ड जो यूज किया गया है इसका मतलब क्या है, कंट्री। ओके, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। एक को हम सिटीजन कहते हैं, दूसरे को हम एलियन या फिर नॉन सिटीजन कहते हैं। ठीक है, सिटीजन्स कौन है, तो अभी हमने देखा कि वो लोग जो फुल मेंबरशिप होल्ड करते हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी का एंड वो एंजॉय करते हैं सारे पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स को उस देश में। एलियंस कौन है, तो वो लोग जो किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन हैं, जो फुल्ली पॉलिटिकल एंड सिविल राइट जो है वो एंजॉय नहीं करते हैं दूसरे देश पे, उन्हीं को एलियन सिटीजन कहा जाता है। अब एलियन जो सिटीजन्स हैं उनको भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम फ्रेंडली एलियन कहते हैं एंड दूसरे को हम इनेमी एलियन कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनेमी एलियन कौन है। तो अगर भारत का किसी के साथ वार चल रहा है, किसी देश के साथ इंडिया का वार चल रहा है, और जिस कंट्री के साथ इंडिया का वार चल रहा है उस कंट्री का कोई पर्सन जो है वो अगर हमारे देश में आया हुआ है या रह रहा है काम के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में, उस टाइम के लिए हम उसको इनेमी एलियन कंसिडर करेंगे। ठीक है, जब वार चल रहा है उस समय, या फिर कोई एक कंट्री है ए, उसका बहुत ही होस्टाइल नेचर है इंडिया के प्रति। तो अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है एंड इंडिया एंड उस पर्टिकुलर कंट्री ए के बीच में वार का सिचुएशन जो है बना हुआ है, उस समय भी जो ए कंट्री का सिटीजन इंडिया में रह रहा है उसको हम इनेमी एलियन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी नॉर्मल टाइम में
जो दूसरे देश के लोग होते हैं उनको हम फ्रेंडली एलियन कंसिडर करते हैं। ओके, सो राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो सिटीजन्स को दिए जाते हैं, अब उसकी हम बात कर लेते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को दिए गए हैं। तो वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? सो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं। दूसरे जो सिटीजन्स हैं, कौन से? नॉन सिटीजन्स, ओके, उनको ये राइट्स नहीं दिए जाते हैं। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 जो है वो आपको याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो सिटीजन हैं, जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, उन्हीं को मिलते हैं, बाकी किसी को नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कोई एक अमेरिकन है, वो इंडिया में आके जॉब कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वो इंडिया में आके जॉब कर रहा है और उसी समय उसे पता चलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की नोटिस निकली है और वो भी अप्लाई कर देता है, तो गवर्नमेंट उसको किस तरीके से साइडलाइन करेगी? गवर्नमेंट उसको इसलिए साइडलाइन करेगी क्योंकि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, वो एलियन सिटीजन्स के लिए या फिर नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। वैसे ही आर्टिकल नंबर 19 में बात की जाती है रिगार्डिंग फ्रीडम्स। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आर्टिकल नंबर 19 के तहत ही है। तो दूसरे देश का कोई व्यक्ति अगर इंडिया में जॉब कर रहा है या फिर वो घूमने आया है, तो क्या उसको कुछ भी हम बोलने का अधिकार दे सकते हैं? क्या वो यहाँ पे आके अगर व्लॉगिंग कर रहा है तो वो कुछ भी कह सकता है क्या? नहीं। तो उन सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन है। वो आज़ादी जो है वो फॉरेनर्स को नहीं मिलती है जितनी आज़ादी इंडियन सिटीजन्स को मिलती है। देन जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स भी मिले हुए हैं, राइट टू वोट, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, देन मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, देन वो एलिजिबल हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस होल्ड करने के लिए। कौन? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, देन गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस अगर आपको होल्ड करने हैं तो आप तभी होल्ड कर सकते हैं जब आपके पास भारत की नागरिकता है। अभी हमने राइट्स की बात की, बट अगर आप सिटीजन हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं देश के प्रति, जैसे कि पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम, रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, देन डिफेंडिंग योर कंट्री। देन कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं, जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर आप कुछ निशानी अपना छोड़ के ना आए, ये आपकी ड्यूटी है। कहीं पे आप कचरा ना फैलाएं, ये आपका ड्यूटी है आपके देश के प्रति, क्योंकि आप यहाँ के सिटीजन हैं। और ऐसे ही हजारों ड्यूटीज हैं जो हर किसी को खुद से करना चाहिए क्योंकि वो यहाँ का सिटीजन है। बट हजारों में से अगर हम कुछ भी कर पाए, अगर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो भी हम परफॉर्म अगर कर पाते हैं, तो हमारे देश का रूप जो है, स्वरूप जो है वो काफी बदल जाएगा, हमारा समाज जो है वो काफी बदल जाएगा। अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। भारत का अगर कोई नागरिक है, चाहे बाय बर्थ वो सिटीजन है इंडिया का या बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस वो इंडिया का सिटीजन बना है, तो वो एलिजिबल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए, यानी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और अगर वो जीत जाता है तो वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाएगा। बट इन केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट हम क्या देखते हैं कि नेटिव बॉर्न सिटीजन की बात की जाती है, यानी कोई अमेरिका में पैदा हुआ अमेरिकन सिटीजन है वही अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। अमेरिका में नेचुरलाइज्ड सिटीजन जो हैं वो एलिजिबल नहीं है, वो प्रेसिडेंट जो है वो नहीं बन सकते हैं अमेरिका का। इन केस ऑफ इंडिया हम क्या देखते हैं कि इक्वलिटी जो है वो है सिटीजन्स के बीच में, चाहे वो सिटीजन जो है बाय बर्थ है, चाहे वो सिटीजन बना हो बाय फॉलोइंग नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे इंडिया में डिस्टिंक्शन नहीं है, भेदभाव नहीं है कि आप बाय बर्थ यहाँ के सिटीजन हो या आप दूसरे देश से आके यहाँ पे बसे हो, आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल की है और नेचुरलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करते हुए आप भारत के नागरिक जो है वो बने हो। इस चीज़ में भेदभाव भारत में नहीं देखने को मिलता है।
जबकि अमेरिका में हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो रह जाता है। अगर आपके पास अमेरिका का सिटीजनशिप है, आप पहले इंडिया का सिटीजनशिप होल्ड करते थे और आप जाके अमेरिका में बस गए, आपको अमेरिका का सिटीजनशिप मिल गया, तो भी आप अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आप वहाँ के बॉर्न सिटीजन नहीं हो। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। देन अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की हम बात करेंगे जो कि पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जब आप आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किन्हें भारत की नागरिकता दी गई है या किन्हें भारत का नागरिक माना गया है ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, जिस दिन हमारा भारतीय संविधान जो है वो लॉन्च किया गया था। और ये प्रोविजंस क्यों प्रोवाइड किए गए हैं? बिकॉज पार्टीशन हुआ इंडिया का, मास माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, एंड इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे जो लोग हैं वो विदेशों में भी रह रहे थे। तो किसको कैसे सिटीजनशिप जो है वो दिया जाए, उन सारी चीज़ों को बताया गया है आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 8 में। और बेसिकली आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 8 में आपको मिलता है कि कौन भारत का नागरिक बना या किन्हें माना गया ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। और एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिकग्नाइज करता है इंडियन सिटीजन्स को 4 कैटेगरीज में। ओके, सो ये 4 कैटेगरीज क्या है इसे हम देखेंगे अभी। आर्टिकल नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि कौन वो लोग हैं जो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बने ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। तो सबसे पहली चीज, अगर किसी का डोमिसाइल इंडिया में है, डोमिसाइल मतलब परमानेंटली वो रिसाइड कर रहा है इंडियन टेरिटरी में, और उसका जन्म अगर इंडियन टेरिटरी में हुआ है तो वो भारत का नागरिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना होगा, यहाँ पे डोमिसाइल जो क्राइटेरिया है वो 100% फुलफिल करनी होगी। ठीक है, डोमिसाइल के साथ, डोमिसाइल तो 100% जरूरी है ही, उसके साथ अगर आपका जन्म हुआ है, बर्थ, इंडिविजुअल का बर्थ अगर हुआ है तो वो 26 जनवरी 1950 से भारत का नागरिक है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, अगर कोई इंसान इंडिया में रह रहा है काफी दिनों से और उसका इंटेंशन है कि इंडिया ही उसका परमानेंट होम है, परमानेंट घर है, बट उसका जन्म इंडिया में नहीं हुआ था, बट उसके माता पिता में से कोई भी अगर इंडिया में जन्मे थे तो भी वो इंडिया का सिटीजन कहला रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5, जो कि ऑटोमेटिकली उसको सिटीजन बना देता है भारत का ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। ठीक है, देन थर्ड क्या है कि किसी का डोमिसाइल अगर इंडिया में है और वो पिछले 5 सालों से यानी 26 ऑफ जैन 1945 से इंडिया में रहता आ रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया अगर किसी ने फुलफिल की है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन गया है फ्रॉम 26 ऑफ जनवरी 1950। तो ये तीनों चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। ओके, डोमिसाइल के साथ बर्थ, देन अगर खुद का बर्थ नहीं हुआ हो तो कम से कम एक पेरेंट्स का बर्थ जो है वो इंडिया में हुआ है तो वो सिटीजन कहलाएगा, या फिर वो पिछले 5 सालों से इंडिया में रिसाइड कर रहा है एंड वो उसके पास डोमिसाइल है इंडिया का तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, इसको अब रिटन पार्ट में हम देख लेते हैं, नोट्स बनाने के लिए आपको इजी होगा। अ पर्सन बिकेम ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 इफ 3 कंडीशंस वेयर सेटिस्फाइड। कौन कौन से? ये 3 कंडीशन जो हैं उसकी बात की गई है, बट वो 3 कंडीशन किसके साथ? तो डोमिसाइल जो है वो कंपलसरी है। अ पर्सन मस्ट हैव हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड, ये बहुत जरूरी है, इसके साथ इनमें से कोई 3 में से एक भी क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल कर देता है तो वो भारत का नागरिक माना गया है, वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन गया है फ्रॉम 26 ऑफ जनवरी 1950। ओके, देन आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6 बात करता है उन लोगों की जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया में आए।
जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आए उनको हम दो ग्रुप में बांट देते हैं। पहला ग्रुप वो है जो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गया, और दूसरा ग्रुप वो है जो 19 जुलाई 1948 को या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आया। तो जो पहला ग्रुप है, यानी जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया आ गए और वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्हें भारत का नागरिक जो है मान लिया गया है ऑन कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। देन जो लोग 19 जुलाई 1948 को या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आए हैं, उनके लिए क्या कंडीशंस थी? तो जो लोग 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद इंडिया में आए हैं और वो पिछले 6 महीनों से अगर इंडिया में रह रहे हैं, तब वो जा सकते हैं उस ऑफिसर के पास जो अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ सिटीजन। अगर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है एज अ सिटीजन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्हें भारत का नागरिक माना गया है। ओके, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पिछले 6 महीनों से अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं आफ्टर 19 जुलाई 1948 और भारत का संविधान लॉन्च होने से पहले, तो उन्हें भारत का नागरिक माना गया है। ओके, सो उसी चीज को अब हम रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, तो ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे, वो यहाँ पे आके रह रहे थे, तो वो भारत के नागरिक जो है माने गए हैं। और वो लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि उन्हें 6 महीने पहले रहना है इंडिया में, और उसके बाद उनको खुद को रजिस्टर करवाना है एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ऐसे केस पे फिर क्या होगा कि वो भारत के नागरिक जो है वो मान लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो डेट है 19 जुलाई 1948 ही क्यों सेलेक्ट किया गया है? व्हाई नॉट एनी अदर डेट? सो इसका आंसर क्या है? तो उसका आंसर ये है कि 19 जुलाई 1948 से इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया परमिट सिस्टम। ठीक है, इसीलिए 19 जुलाई 1948 जो है वो कट ऑफ डेट बन जाता है। और ये परमिट सिस्टम कहाँ से कहाँ के लिए? सो उन लोगों के लिए ये डेट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लोग माइग्रेट कर रहे थे पाकिस्तान से इंडिया में। जब ये डेट डिसाइड नहीं किया गया था, उससे पहले क्या हो रहा था कि अनकंट्रोल्ड वे में लार्ज मासेस जो हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं इंडिया में। तो पता नहीं चल रहा है कि कैसे किसको मैनेज किया जाए, क्योंकि पार्टीशन का वायलेंस था, मास डिस्प्लेसमेंट था एंड ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी भी था। और इस देश के बाद माइग्रेशन जो है उसको रेगुलेट एंड स्क्रूटनाइज करने की कोशिश की गई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हम देखते हैं कि जो भी लोग 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में इंटर करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनको परमिट फॉर एंट्री जो है लेके आनी होगी, या परमिट फॉर रीसेटलमेंट, या फिर परमिट फॉर परमानेंट रिटर्न लेकर आना होगा, जो कि इंडिया के ऑफिसर्स के द्वारा इशू किया जाएगा उन लोगों को। और वो लोग फिर उसी चीज़ को शो करके इंडियन टेरिटरी में एंटर करेंगे और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करेंगे, तभी उनको नागरिकता जो है वो दी जाएगी। ओके, सो आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि ये 19 जुलाई 1948 जो है वो क्यों डिसाइड किया गया है कट ऑफ डेट। सो अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 किन लोगों की बात करता है? आर्टिकल नंबर 7 उन लोगों की बात करता है जो लोग इंडिया से माइग्रेट होकर चले गए थे पाकिस्तान में, बट वापस वो आए इंडिया में। ओके, सो ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चले गए और वापस वो इंडिया में आना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजन नहीं बनेंगे। अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए और उनको इंडिया वापस आना है, तो उनको परमिट के साथ रिटर्न होना होगा। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 3 परमिट्स की बात की, उनमें से कोई भी परमिट जो है वो लेकर उनको इंडिया में आना होगा। वो परमिट अगर वो लेकर आते हैं, उसके बाद उनको यहाँ पे 6 महीने जो है रहना होगा, और 6 महीने होने के बाद उनको खुद को रजिस्टर करवाना होगा विद गवर्नमेंट ऑफिसर एज सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगर वो ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो
उनको सिटीजन माना गया है। बट ये कब होगा? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तभी उनको भारत का नागरिक जो है माना गया है, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो आर्टिकल नंबर 7 क्या बात कर रहा है? पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न टू इंडिया। सो ये आर्टिकल डील करता है उन लोगों के साथ जो लोग पाकिस्तान चले गए थे आफ्टर 1 मार्च 1947 और बाद में फिर वो इंडिया लौटना चाहते हैं। सो ऐसे लोगों को आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के तहत सिटीजन जो है नहीं कंसिडर किया जाता है। अभी हमने जो बात की कि ऐसे लोगों को परमिट फॉर रिसेटलमेंट या फिर परमिट ऑफ परमानेंट रिटर्न जो है वो लेकर आना होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया हो, और वो जब इंडिया में वापस आ जाएंगे तो आर्टिकल 6 के तहत जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी 6 महीने उसको यहाँ पे रहना होगा और 6 महीने के बाद उसको रजिस्टर करवाना होगा खुद को एज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ही वो भारत के नागरिकता के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। ओके, देन 1 मार्च 1947 जो है वो क्यों कट ऑफ डेट जो है वो सेलेक्ट किया गया? क्योंकि हम देखते हैं कि पार्टीशन रिलेटेड माइग्रेशन जो है वो अर्ली 1947 में ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये क्लियर हो गया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अब भारत को छोड़ के जाने वाले हैं और भारत के दो टुकड़े जो हैं होने वाले हैं। कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, और अनाउंसमेंट जो था ब्रिटिश विड्रॉवल प्लान का, उसके वजह से भी लोग जो हैं वो मूव होना शुरू हो जाते हैं। लार्ज स्केल पॉपुलेशन जो है वो मूव होना शुरू हो जाती है अराउंड मार्च 1947, जबकि पार्टीशन का फॉर्मल डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ था। बट लोगों ने अनुमान लगा लिया कि अब ये जो देश है वो एक नहीं रहेगा, दो हिस्सों में बट जाएगा। उसी हिसाब से वो अपना डिसीजन लेकर मूव होने लगे, और इसी वजह से देखते हैं हम कि 1 मार्च 1947 जो है वो कट ऑफ डेट रखा गया। सो आर्टिकल नंबर 8 बात करता है उन लोगों की जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट दे वर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। सो ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट इंडिया से बाहर रह रहे थे, वैसे में क्या होगा कि अगर उनका जन्म या उनके पेरेंट्स में से किसी का जन्म या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब वो इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कंसिडर होता है, वहाँ पे अगर इनमें से किसी का भी जन्म हुआ था तो उसके बेसिस पे वो अप्लाई कर सकते थे सिटीजनशिप के लिए। और जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर चुके थे वो फिर क्या करेंगे, वो जाएंगे इंडियन एम्बेसी में उस पर्टिकुलर कंट्री में, और इंडियन एम्बेसी में जाके वो रजिस्टर करेंगे एज सिटीजन ऑफ इंडिया। तब ऐसे लोगों को इंडियन सिटीजनशिप जो है वो दिया गया। दे बिकेम इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो क्या कहा गया है? अ पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया बट नॉट इन पाकिस्तान बिकेम अ सिटीजन एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इफ ही और आइदर हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, एंड ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट एन इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन और कॉन्सुलेट इन द कंट्री वेयर ही वाज रिजाइडिंग। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन के बाद इंडियन सिटीजन जो हैं वो बन गए, इंडियन सिटीजन जो है वो कंसिडर किए गए हैं। सो आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन अगर अपनी मर्जी से किसी और देश की सिटीजनशिप जो है एक्वायर कर लेता है तब वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। यानी आप अगर इंडियन सिटीजन हैं एट प्रेजेंट और आपको अमेरिका की तरफ से सिटीजनशिप मिल रहा है और आपने वो सिटीजनशिप जो है स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया, तो आप इंडियन सिटीजन नहीं रहेंगे, आपका इंडियन सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप नहीं अलाउ करता है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। तो इस चीज़ को आर्टिकल नंबर 9 में बताया गया है। देन आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? दैट इट प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 5 to आर्टिकल 9 shall continue to be such a citizen subject to laws that may be made by पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 9 तक में जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है या माना गया है वह संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून के अधीन भारत का नागरिक ही रहेगा। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 11 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 11 बताता है कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप या फिर टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप मतलब नागरिकता देने के रिस्पेक्ट में जो लॉज हैं या फिर नागरिकता खत्म करने के
रिस्पेक्ट में जो लॉज हैं या फिर सिटीजनशिप से रिगार्डिंग कोई भी अलग मैटर है, उसके रिगार्डिंग जो भी लॉज हैं उसको बनाने का और बदलने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट के पास सिटीजनशिप से रिगार्डिंग ये राइट्स किस वजह से हैं? ड्यू टू वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसने कोई परमानेंट डिटेल कोड फॉर सिटीजनशिप जो है वो क्रिएट नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पूरे सब्जेक्ट को छोड़ दिया है पार्लियामेंट के ऊपर कि समय के साथ जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही इन चीज़ों के अंदर आप चेंजेस जो है वो लाइए। और जितने भी सिटीजनशिप के मैटर्स हैं आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो गवर्न किए जाते हैं बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। और इसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो से। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।